अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जिस पर हम बात करेंगे, वो हमारे थोड़े से इश्यूज़ हैं जो हमारी एलर्जी से रिलेटेड हैं, हमारे नज़ला ज़ुकाम और खांसी से रिलेटेड हैं, हमारी आई साइट से रिलेटेड हैं। आँखों की जहाँ तक बात करें, कुछ हादसे हो जाते हैं ज़िंदगी में और हम उन्हें समझ नहीं पाते। एक सिर्फ छोटी सी बात करूंगी, ना फेमिनिज़म वाले मेरे बारे में सोचें कि मैं किसी गलत तरफ इशारा कर रही हूँ और किसी को इजाज़त दे रही हूँ, ना मर्द हजरात ये समझें कि मैं उन पर कोई उंगली उठा रही हूँ, तमाम मर्दों पर, या फिर ये है कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हादसे हुए और उसके बाद हम सब खामोश हो गए, लेकिन एक बात जो मेरे दिल में आई वो सिर्फ इतनी सी आई। मैं फिर बात करने से पहले ये बात कह रही हूँ कि मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ। अगर इस बात को समझ जाएं हम तो, औरत उर्यां होकर, अपना हिजाब हटाकर उर्यां होकर मर्द को निगाह नीची करने का दर्स दे रही है। बड़ी अजीब बात है। और मर्द अपने अंदर की गलाजत को औरत की बेहयाई में छुपा रहा है। वो बेहया है तो मैं तो गलीज़ हो ही सकता हूँ, लेकिन दोनों को बज़ाहिरी, क्योंकि अंदर से तो पता है, बज़ाहिरी दोनों को नहीं मालूम कि दीन ने उनकी हदें क्या मुकर्रर कर रखी हैं। तो जनाब, बज़ाहिरी जो मर्ज़ी हो, आपका बातिन तो जानता है, आपको बताया भी गया है और मालूम भी है कि हदें क्या हैं। और दोनों के लिए कहूँगी, मैं कहूँगी उन तमाम बहनों को जो कि एक्चुअल फेमिनिज़म का एजेंडा है, जो एक मज़लूम औरत को आज़ादी दिलाने का, उसकी तकलीफ़ पर, उसके ज़ख़म पर मरहम रखने का काम करना चाह रही हैं और उनको उस तकलीफ़ से निकालना चाह रही हैं, तो उनकी उस मुहिम को ख़राब मत करें। उसमें बिल्कुल मर्दों को ये इजाज़त मत दें कि औरत ये कर रही है शायद इसलिए वो आज़ादी चाह रही है, या वो ये करना चाहती है तो इसलिए आज़ादी चाह रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी औरतें हैं उनके साथ खड़ी, लेकिन तमाम मर्दों को भी एक बात कहूँगी, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कंडीशन में हो, आपको जानवर बनने की इजाज़त नहीं है। मज़े की बात यह है कि जानवर का लफ्ज़ बड़ा छोटा हो गया है। ढूंढ रहे हैं लफ्ज़, जितने हमारे इल्मदान हैं वो सब बैठकर कोई नया लफ्ज़ दरियाफ्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको हमारे से मत मिलाएं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इसी तरह शायद जानवर भी चीखता और पुकारता होगा, इनको हमारे साथ मत मिलाएं। तो जिस चीज़ के बारे में मैंने बड़े ढके छुपे अल्फाज में इशारा किया, बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब जंगल के अंदर एक जानवर, छोटा बकरी या हिरन, ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खुराक लेने जाता है, तो वो अपने ज़ख्म को चाटता है और उस पर मिट्टी लगाता है कि कहीं शेर को खुशबू तो नहीं आ रही। वो अपनी एहतियात पूरी करता है, बाकी चीज़ें फिर वो बाद में लड़ाइयाँ लड़ता है। लेकिन यहाँ जंगल का राज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ हमारे भाई हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारी पाक अफवाज हमारे साथ खड़ी है, हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी है, और हम इस बात पे बहुत खुश हैं। और फेमिनिज़म जैसी मुहिम चलाने वाली ख़वातीन गरीब आवाम, बेचारी और मज़लूम ख़वातीन की आवाज़ बनी हुई हैं, तो इसलिए इतनी भी परेशानी नहीं हुई। और बाकी सच और झूठ का मुआवजा तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम चलेंगे किचन की तरफ। थोड़ी सी सख्त बात हो गई, बट फिर भी सोचिएगा ज़रूर। और किचन में हमारे साथ हैं ऐनी, कुरतुल उनका नाम है, लेकिन पुकारते हैं उन्हें ऐनी है। बहुत ही प्यारी खातून है। और वो करती क्या है, वो बड़े दिल से फूड फॉर यू रन कर रही हैं, फूड फॉर यू बनाती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, और वो सर्व करवाती हैं। रेस्टोरेंट्स में भी छोटी मोटी कोई चीज़ उनकी चली जाती है, कुछ मीठे भेजती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑफिस में और घरों में उनका खाना बहुत पसंद किया जाता है। तो आए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ऐनी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत माशाल्लाह प्यारी, वेरी इनोसेंट फेस। क्या बनाना बता रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन मखनी हांडी। अच्छा, चिकन मखनी हांडी। तो क्या क्या डलेगा मखनी हांडी में? मखनी हांडी में फर्स्ट होगी मलाई। मलाई, ओके। मिल्क पाई क्रीम, ठीक है। बटर होगा इसमें। सही। इसमें होगी क्या नाम है, कुटी लाल मिर्च, ठीक। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और वाइट पेपर भी है इसमें,
और फिर गार्निशिंग के लिए इसमें हम डालेंगे तो आप दही के अंदर मिक्स करके सारी नहीं, मैं दही के अंदर मिक्सिंग करूँगी। फर्स्ट इसमें हम करेंगे कि प्याज लाइट Brown ब्राउन करेंगे। करेंगे, ठीक ठीक है, है। बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओके। उसके बाद हम चिकन डाल के, बोनलेस चिकन, अच्छा। चिकन डाल के उसके साथ हम लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा मतलब चिकन का कलर भून चेंज लेंगे, उसका कलर चेंज हो गया। कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, बिकॉज चिकन बहुत जल्दी आपको पता गल जाती है, फिर उसके बाद हम उसमें 1 बाय 1 सारे स्पाइसेस डाल के भूनेंगे। अच्छा, सही। जी, एंड में हम योगर्ट में क्रीम मिला के उसको मिक्स कर लेंगे एक बीटर से और फिर उसको भून लेंगे। अच्छा, सही। और वो इसी फ्राइंग में आपको पता है चिकन तो गल जाती है, बहुत जल्दी, क्विक। बहुत जल्दी गल जाती है, और बोनलेस ऑब्वियसली बहुत जल्दी गलती है, तो बस ये उसी में गल जाएगी। उसके बाद हम इसमें तड़का देंगे डोडा मिर्च का। अच्छा, ओके। तड़का देने के बाद इसको हम 5 मिनट डोडा मिर्च, दैट द रेड रेड जो राउंड नोट बहुत अच्छा, फेमस है। मुझे बिल्कुल नहीं पता उसको डोडा मिर्च कहते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं सोच गोल सूखी मिर्च जो है। नहीं नहीं, हम लोग इसको डोडा मिर्च कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड फिर हमारा इसमें हो जाएगी गार्निशिंग। गार्निशिंग में हम हरा धनिया, अदरक, लेमन अच्छा। और ये क्या उसको कहना चाहिए, हरी मिर्चें, और एंड में हम लेयर दे देंगे मिल्क पैक मिल्क पैक करेंगे। क्रीम। ओके। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताएं, आपको कब से शौक है कुकिंग का? क्योंकि कुकिंग का तो सारा सेगमेंट हम आपको दिखाएंगे, वो सारी चीजें होती हैं, रेसिपी आपको पता चल गई, अभी वो क्विक दोबारा वो बता देंगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। लेकिन ये है कि मुझे बताएं, आपको कब से शौक हुआ कि मुझे शादी से पहले, शादी के बाद? शादी से पहले से बेकिंग का भी था, लेकिन बेकिंग में मैं स्लो हो गई। अच्छा। और फिर ये ट्रेडिशनल खानों में फिर आपकी सास तो बड़ी खुश हुई होंगी, तो उसको मेरी पहले सास नहीं है, अच्छा, मेरी तो माशाल्लाह नंद। अच्छा, तो नंदे और मियाँ साहब बड़े खुश सब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश। हाँ, कहीं खाना पकाने वाली आ गई, खाना काम पकाने खत्म। क्योंकि नॉर्मली खवातीन अब गर्मी की शिद्दत जो है, शौक सब कुछ कराता है, करा देता है। शौक कराता है। मुझे लिटरेचर बहुत शौक था करना, और फिर यहाँ पे मिली तो और अच्छा लगा मुझे, अच्छा। तो इसलिए। तो आपके खाने, आपके सबसे खास डिश कौन सी है जो लोगों को बहुत पसंद है? मेरा बेसिकली फ्रोज़न का भी है। अच्छा, तो ओके। फ्रोज़न में और इस तरह प्री ऑर्डर भी मेरे सारे होते हैं, मतलब प्री ऑर्डर होते हैं, तो उसमें जिसको जो पसंद होता है वो अपने हिसाब से मुझे बोल देता है, मैं बना देती हूँ। लेकिन मेरी बॉक्स पेटीज फ्रोज़न आइटम में है वो, और चपली कबाब और शामी कबाब और शादी कबाब। और शामी कबाब, ये 3 मेरे ये तो हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा, ऐसे है नहीं हमें नहीं पता चलता। तो क्योंकि मैं आपको साथ साथ है नहीं कि भी आप जो बनाए हुए उनके हाथ के बने हुए फ्रोजन आइटम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फूड फॉर यू पर जाइएगा, उनका पेज लाइक कीजिएगा और उन्हें खाने का ऑर्डर देकर देखिए कि ये खाना कैसा बना रही है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि ये वो ख़वातीन हैं जो घर में बैठकर काम करना चाहती हैं, काम कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है, अपने लिए कुछ कर रही है। फारिग टाइम में ना हम गॉसिप नहीं करते, हम काम करते हैं, तो वो वाली बात है। आप जो ख़वातीन बड़ी बदनाम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहती जाऊंगी, के कराची किचन कहानी, कराची किचन कुजीन, सॉरी, उनका जो किरण है, उन्होंने मुझे शामी कबाब बनाकर भेजे थे जो मैंने ट्राई ही नहीं कर सकी क्योंकि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। एंड उसके बाद मुझे सिर्फ ये कहा गया वो मेरे लिए चिकन का मंगा ले, मेरे लिए मटन का मंगा ले, मेरे लिए बीफ का। मैंने फिर दोबारा मंगाए, जो कि कल बीच पार्टी पे सब ने उठा के लेके चले गए क्योंकि किसी की बर्थडे थी, वो हार्डली 10-12 लोग थे, तो उनके लिए मैंने ज़रूर बनाकर भेजे कि बच्चे ज़रा आराम से खा लें, बाहर का खाना ना खाएं। आइटम में भी तो वो, लेकिन ये है कि उनका भी खाना बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। प्लीज़ इन सारी ख़वातीन को आप ट्राई, मतलब उनके खाने को, फूड को ट्राई ज़रूर दीजिएगा, उन्हें ज़रूर कॉल कीजिएगा। और स्पेशली मेरे वो भाई जो कि खाना घर से ले जाते हैं ऑफिस में, उन्हें बाहर से खाना खाना पड़ता है, उनकी तबीयत ख़राब होती है, मैदे की जलन, पेट की तकलीफ, अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो वाई नॉट घर का खाना ट्राई करें। तो ज़रूर इनको आप ऑर्डर देकर देखिएगा। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, बगैर इनका मेन्यू देखे बता रही हूँ कि चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी हम ख़वातीन काम कर रही हैं हमारे चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं खाने के लिहाज से। हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि खाने वाले को हम अच्छा साफ़ सुथरा खाना घर का बना हुआ अपने हाथ का भिजवा सकें। तो बस ये एक हमारी तरफ से कोशिश है, तो आपकी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आप हमारा पेज लाइक करें, आपने फूड फॉर यू लाइक करना है, और एनी को ज़रूर आपने खाने का ऑर्डर देना। एनी आप खाना बनाएं। और मैं ज़रा अपने व्यूवर से एक बात करूं, हमारे साथ
ग्रैनीज किचन है। ग्रैनीज किचन की जो फौजियाँ हैं उन्हें मैंने इनवाइट किया था अपने पास, लेकिन वो आ नहीं सकी, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आई थी। वो उनका बड़ा शॉर्ट ट्रिप था। उनकी नानी माँ जिनके नाम पर ये ग्रैनीज किचन है उनका इंतकाल हो गया, तो बस वो एक दिन के लिए आई, लेकिन अब वो आ रही हैं और हम आपसे मुलाकात कराएंगे। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो हम ये मसाले इस्तेमाल करते हैं, ये बात उनके साथ बड़े डिटेल में करेंगे। लेकिन होता सिर्फ इतना है कि हमारी फसलों से जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम घरों में धोने के बाद बिछाते हैं और सुखाते हैं, और अगर कमर्शियल बेसिस पे देखा जाए तो जब हम उन्हें सुखाते हैं तो वहाँ से जानवर भी गुजर रहे हैं, परिंदे भी गुजर रहे हैं, हवा और मिट्टी भी है, तो उसकी वजह से उसमें गंदगी ऐड होती रहती है हवा के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए। आप देखते होंगे जब हम खाना बनाते हैं तो हल्की सी क्रिक सी जो मुंह में आती है वो बहुत चीज़ जो है वो इरिटेट करती है खाने के अंदर, उसका जायका ख़राब कर देती है। लेकिन इनका तरीका क्या है, ये डिहाइड्रेशन प्लांट है जहाँ पर ये तमाम मसाले सुखाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर। तो बस इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, वो भी आ रही हैं और आपसे मुलाकात होगी। हम चलते एक छोटे से ब्रेक पे। एनी बना रही है चिकन मलाई मखनी हांडी, तो बस अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में आफ्टर द ब्रेक, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। एनी बना रही हैं बहुत ही मज़ेदार मखनी मलाई चिकन को, और यहाँ से यहाँ तक खुशबुएँ आ रही हैं। जी एनी, स्टार्ट हो गया? प्लीज़ इनका एक क्लिप दिखा दें कि ये और फिर आप मुझे एंड में सारे मसाले बताएंगी ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले। और आप लोगों से मैं बात करूंगी, आजकल बहुत सारे इन्फेक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे वायरसेस चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ बैठकर किसी ऐसे शख्स के साथ बात की जाए जो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सके और ऑथेंटिक बात बता सके। तो उसके लिए हमने इनवाइट किया है, ये सर्जन हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अतहर सदीकी साहब, जो ENT स्पेशलिस्ट एंड सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो मुझे कंसर्न है और जो लोगों को भी है शायद, बहुत सारे वायरस हम सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उस वायरस की कंडीशंस क्या हैं? और क्योंकि किसी को एलर्जीज़ हो रही हैं, किसी को अस्थमा जिनका है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, और नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको पता है, इवन ये क्या इची आइज़ भी होनी शुरू हो जाती है ना इसी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन जो हमारे कान नाक और गले की ये जो इशू है, पहले हमें वायरस के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, इस वक्त जो दुनिया भर में सबसे बड़ा इशू है वो लफ्ज़ वायरस है। वायरस को समझ हमें अच्छे भले पढ़े लिखे लोग जो मेडिकल साइंस से नाबल्द हैं लेकिन हाईली एजुकेटेड हैं, उनको वायरस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो इसी वजह से अवेयरनेस इतनी नहीं है। वायरस जो है ना एक बहुत ही महीन सा, बहुत ही माइन्यूट सा 240 नैनोग्राम का जो है ना एक वो है क्रिएचर है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक पेपर पेन की टिप के ऊपर 20 लाख वायरस आ जाता है। ओह अच्छा, उससे अलावा एक चीज़ बैक्टीरिया होती है जो आमतौर पे जैसे टीबी का बैक्टीरिया है और दूसरे हैं, वो तो हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो होती है उससे देख सकते हैं, लेकिन वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। कराची शहर में 2-3 जगह है, JPMC में सबसे पहले आई थी और आगा खान और दूसरे हॉस्पिटल्स में वो है। उससे हम वायरस की स्टडी करते हैं जिसको वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस एक ऐसा ख़तरनाक ऑर्गेनिज़म है कि ये हमारे जिस तरह जगह जगह हमारे मोबाइल के सिग्नल्स हैं, इसी तरह ये वायरस हमारे माशरे में मौजूद हैं इतने अबंडेंस में। लेकिन एक उसके साथ ये है कि वायरस जो है ना किसी होस्ट जिसके लिए वो बना है, जिसका वो जेनेटिक कोड है, उसमें जाने से पहले जो है अगर नहीं घुसता है तो वो ख़ुद ब खुद मर जाता है। वायरस के ऊपर एक बहुत बारीक जो है ना खोल होता है जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन और चिकनाई मतलब जो है लाइपोप्रोटीन वो होता है। वायरस के लिए ज़रूरी है कि वो इंसानी जिस्म में जाने के बाद जो है ना ये पैरासाइट के तौर पे जिस्म के किसी एक सेल को टारगेट करता है। अब वो किस सेल को टारगेट करता है वो उसके जेनेटिक कोड में है। उसने नाक को टारगेट करना है, गले को करना है, चेस्ट को करना है या जिस्म के किसी और हिस्से को।
वो सेल के अंदर घुस के उस सेल के तमाम खुराक को खा के वहाँ पे डुप्लीकेट होके मल्टीप्लाई होके वो सेल फट जाता है और उसमें से सैकड़ों लाखों निकल जाते हैं। सैकड़ों लाखों फिर सैकड़ों लाखों सेल्स को इन्वेट करते हैं और इस तरह से वो बीमारी आगे बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं और इस वायरस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इससे चीज़ें चल रही है जिससे आप साइज़ बता रहे हैं, तो क्या हमारा मास्क जो है वो इसे कवर कर लेता है या इसके इस वायरस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जो है उसकी एक वजह यह है कि इसके जिस्म का पोर्टल ऑफ एंट्री जो है ना बड़ा स्पेसिफिक है। अगर आपके जिस्म में गले से जाता है तो उसका इफेक्ट कम होता है। अच्छा, लेकिन ये नाक के ज़रिए जाता है। नाक का पिछला हिस्सा जो गले के ऊपर के हिस्से से कनेक्ट है, जिसको हम अपनी ज़बान में नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं, ये वहाँ जाके हार्बर होता है और वहाँ के सेल खतरनाक है। वहाँ के सेल में घुस के मल्टीप्लाई होता है, फिर वो जिस्म में नीचे उतरता है, चेस्ट के अंदर चला जाता है, लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं और मसल्स जो हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर करता है, जैसे जिस्म में थकन बहुत होती है। जो पहली दफ़ा वायरस की जो लहर आई थी उसमें तो पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है, कैसे है। आहिस्ता आहिस्ता डाटा आता गया और उसमें हमें इसके बारे में पता चलता गया। तो आम तौर पे ये होता था कि चेस्ट के अंदर जो है ये फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। लेकिन अब WHO ने एक सेंटेंस कह दिया है, उसने कहा दिस वायरस कैन इन्फेक्ट एनी बॉडी, दिस कैन कॉज एनीथिंग इन द बॉडी एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अलावा ये वायरस जिस्म में कहीं पे भी जा सकता है, इसीलिए इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए हैं। एक दूसरे होस्ट में जाएगा जिसकी कंडीशन सही नहीं होगी, पर्सनल हाइजीन सही नहीं होगी, एनवायरनमेंट सही नहीं होगी, वहाँ पे ये फिर अपनी शक्ल बदलता है। अब जैसे तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट है। अब WHO ने यह भी कहा, हालांकि ये इंडियन वेरिएंट है, तो WHO को इंडिया ने शिकायत की कि जिससे हमारा मुल्क बदनाम होता है, तो अब वो हम नहीं कह सकते कि ये इंडियन वेरिएंट है, ये डेल्टा है। अब तीसरा जो वेरिएंट आ गया वो लैम्डा आ गया, जो कि ब्राज़ील से निकला है। लेकिन ये इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि सबसे पहले आप इस पर यकीन करें कि वायरस है। नहीं तो आम तौर पे हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं किधर है वायरस, किधर है कोरोना, हमें बताओ। अब उनको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ला के उसमें दिखाया जाए कि जी ये देखो ये वायरस है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर उनको कोई ऐसी ग्लासेस दे दी जाएं तो वो मेरा ख्याल है बाहर मैं कहती हूँ सांस लेना बंद कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्हें दिखेंगे कि वो सांस हाँ, वो सांस लेना बंद कर देंगे। तो अब उसके लिए ज़रूरी यही है कि वायरस जैसे मेरे जिस्म में इस वक्त है या मैं नाक से या मुंह से कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो सांस की लिमिट है वो 2 फुट तक है, 3 फुट तक है। 3 फुट पे आके ज़मीन पे आ जाएगा, ये कर देगा। लेकिन अगर फासला कम है तो मेरी सांसों से जो निकलेगा वो दूसरे को वो करेगा। और जो ये है मास्क हैं, मास्क को भी हमें 3 लेयर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल लेयर जो 10-10 रुपए 5-5 रुपए के मिल रहे हैं वो प्रोटेक्शन देते तो हैं, लेकिन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देते। डॉक्टर साहब, हम वो भी नहीं पहनते, बल्कि डॉक्टर साहब ने जो बात अभी हमें की है वो ये कि अगर ये गले से जाता है, यानी आपके मुंह के ज़रिए, गले के ज़रिए जाता है, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन करता है या उससे आगे बढ़ता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़तरनाक है, हम कह रहे हैं इतना ख़तरनाक नहीं होगा जितना कि आपके नाक से जो वायरस जाएगा और वो जाकर आपको हिट करेगा अंदर, वो ज़्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। तो हम लोग तो मास्क ही ऐसे पहनते हैं, हम तो सिर्फ मुंह को कवर करके रखते हैं, नाक पे नहीं रखते, क्योंकि नाक पे कवर सांस लेने के बाद डॉक्टर साहब वो जो आंखों पे गर्म हवा आ रही थी उसकी बड़ी तकलीफ है। इस पर हम बात करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, एनी बना रही हैं खाना हमारे लिए, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ रेसिपी। लेकिन डॉक्टर साहब से भी मज़ीद बात करनी है और बहुत ख़ास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर जी जनाब, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और एनी ने बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन तैयार कर लिया है। चिकन मलाई मखनी हांडी, क्योंकि मलाई देखने के बाद मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मलाई और मक्खन दोनों मस्त होते हैं। लेकिन मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है जी, मैं प्लेन टोस्ट पे, कच्चे टोस्ट पे, यानी विदाउट सिके हुए, उसके ऊपर ढेर सारी मलाई लगा के चाय मीठी बना के उसमें डिप करके खाती है। तो थैंक यू सो मच एनी, एंड बहुत ही अच्छे से
बहुत ही प्यारे और साफ़ सुथरे अंदाज से आप खाना बनाती हैं, क्विक रेसिपीज़ बनाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे और आपने इसी तरह काम करते रहना, ठीक है? डॉक्टर साहब आप बताएं, आपसे लास्ट बात तो मैं करूंगी, दैट द शादी वाली, ठीक है? पहले प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये जो आपने हमें इतना डरा दिया, क्योंकि जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो भागते हुए आए और उन्होंने मास्क पहना बिल्कुल। और नाक पे पहना, मतलब जो प्रॉपर वे है। तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह लोगों को ये अवेयरनेस दें? आप काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं काम कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है हम खौफज़दा हैं, लोगों को समझ में नहीं आती, गवर्नमेंट कितना को बताएगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब कोरोना जिसको हो जाता है और सेहतमंद हो जाता है खुशकिस्मती से, जी जी, तो उसको बहुत अरसे तक जिस्म में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। जैसे वो आधा घंटा 15 मिनट जो है ना नॉर्मल वॉक कर सकता है, वो वॉक करता है, थक जाता है, फेफड़ों में इतनी जान नहीं रहती, जिस्म में रिवाइवल जो है बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम उनको कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लें, नट्स लें, इस किस्म की चीज़ें लें और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला अभी काम ना करें। स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो कुछ अर्से के लिए स्पोर्ट्स ना करें। अगर कुछ ख़वातीन दुबला होने का अगर उनको जुनून है तो वो जिम कुछ अर्से के लिए नहीं जाएं, जिम भी। लेकिन इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि डिस्टेंस, मास्क पूरा और प्रेफरेबली 3 लेयर्ड, और हाथों को मतलब सेंसिटाइज़ करना चाहिए। सेंसिटाइज़ की भी वजह बता दूं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे मुझसे पहले कोई एक साहब बैठ के गए, हाथ लगाया तो और उनके हाथ में कोरोना वायरस था। अब वो मेरे लग गया, अब मैंने जो है ना नाक में मेरे खुजली हुई और मैंने वो नाक पे खुजा लिया, वो वायरस जो है ना अंदर चला जाएगा। तो लिहाजा ये जितने डिसेंसिटाइजर हैं ये बेसिकली एथेनॉल अल्कोहल टाइप के होते हैं, जो वायरस की जो बैरूनी खोल है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं इमीडिएटली, तो जिससे वो वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। और तीसरी बात ये कि वैक्सीन लगवाना उतना ही ज़रूरी है। अब इस वक्त जितने भी लोग, पहले जितने लोग हम पहली लहर में देख रहे थे, जिसको हो रहा था उसमें से बहुत कम लोग सेहतयाब होकर घर जाते थे, नहीं तो वो कहीं और पहुंचाए जाते थे। वैक्सीन लग गई है तो उससे बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो उसके ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार हो रही है, वो इतनी ज़्यादा है कि वायरस अपना काम नहीं कर पाता। इसीलिए जिस किसी को वैक्सीनेटेड आदमी को भी कोविड हो रहा है तो वो 2 या 3 दिन में बेहतर हो रहा है, या फिर ये है कि वो कम से कम वेंटिलेटर की तरफ नहीं पहुंचता, बहुत कम है। ठीक है। जितनी कराची के अंदर जो मुझे पता है, जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे जितने भी कोविड के मरीज़ की वफ़ात हुई है उनमें से 95% वो थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो वैक्सीन लगवाने का एक फ़ायदा। अब ये दूसरी बात, ये हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ये वाली लगवाएं, ये वाली लगवाएं या ये वाली लगवाएं। वैक्सीन सब बराबर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और FDA अमेरिका ने भी जब पूरी दुनिया में अवेलेबल 5 वैक्सीन्स का कंपैरिजन दिया तो उन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 पे साइनोफार्म और साइनोवैक जो कि है उसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है, और बाकी दूसरी हैं। लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर मतलब उनके अपने कवानीन हैं कि वो ये लगवा लें, वो लगवा लें, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से आज तक कोई मरेगा नहीं। अब एक कहानी सुनने में आई थी कि एक्सपो सेंटर के अंदर एक साहब की वफ़ात हो गई वैक्सीन लगाते ही, वो ऑलरेडी दिल के मरीज मैंने यही बात यहीं पे की थी कि और मैंने ये कहा था कि और बहुत से लोग इसी टाइम पे वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो क्यों नहीं मरे? ऐसा थोड़ी है उससे कोई दुश्मनी थी, उसे जहर का टीका लगा दिया। अच्छा नहीं, वैक्सीन इसकी वजह ये कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो मुख्तलिफ वायरसेस हैं, रूबेला है, जर्मन मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, ये भी तो वायरसेस ही है ना। इवन ये कि इन्फ्लुएंजा के लिए लोग चले जाते हैं, मैं हैरान हूँ, लेकिन इस वैक्सीन के लिए लोग अब वो हम अपने बच्चों को लगा रहे होते हैं, उनका कार्ड बना हुआ होता है, पेडियाट्रिशियन के पास उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो वैक्सीन भी तो लगवा ही रहे हैं ना, फिर उसके बाद 5 साल बाद दूसरा लगवा रहे हैं। ये भी वैसी ही है। मेरे जिस्म में अभी वैक्सीन लगाई और अभी मैं गिर जाऊं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वैक्सीन स्टार्ट्स वर्किंग इन योर बॉडी आफ्टर एटलीस्ट 3 to 4 weeks। यस, बिल्कुल ठीक तो लिहाजा लगते ही जो है ना वो कोई जहर का टीका नहीं है। मेरे पास तो एक खातून ऐसी आई, लोग बार बार पूछते हैं, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मियाँ ने लगवा ली इसलिए कि उसकी तनख्वाह रुक रही थी,
या उसका मोबाइल बंद हो रहा है या हाँ, उसका नहीं अकाउंट तनख्वाह नहीं, तनख्वाह रुक रही थी, उन्होंने कहा नहीं लगाओ। तो बीवी हैप्पीली मैरिड कपल विद 2 चिल्ड्रन, दे वर इन द एज रेंज ऑफ 30 to 32। तो मैंने कहा बीवी आप क्यों नहीं लगवा रही हैं ये वैक्सीन? तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने अभी 2 बच्चे और पैदा करने हैं। अरे भाई इसका उससे इनफर्टिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेगनेंसी में और खवातीन लगवा रही हैं। हाँ, और प्रेगनेंसी में लगवा रही हैं। हाँ, आपको डेफर किया जाता है कि जिस वक्त वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उस वक्त आपका शुगर लेवल कंट्रोल में, अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, अदरवाइज इसकी कोई, और फीवर ना हो, कोई कंट्राइंडिकेशन, कोई ममानियत नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब इन सारी चीज़ों को मालूम करने के लिए हमारे व्यूवर्स को जाना पड़ेगा और रेगुलर अपने चेकअप्स करवाने पड़ेंगे, चाहे आप कहीं से भी करवाएं। इट्स नॉट दैट कि आपने बड़े बड़े महंगे लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने हैं, लेकिन आप जाकर आफ्टर 35 की एज, हालांकि मैं मोर से भी पहले कहती हूँ, लोग समझते हैं 40-45 के बाद, लेकिन 35 के बाद आप विजिट करना शुरू कर दें डॉक्टर के पास, और आप देखेंगे आपको किस किस्म की बीमारियां। जब वो वहाँ पर बैठकर वैक्सीन लगवाने से पहले लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं गई, उन्होंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं कहा आई एम हाइपर थायराइड पेशेंट। तो कहते फिर आपका ब्लड प्रेशर, मैं कहा जी फ्लक्चुएट करता है, या लो होता है या हाई होता है। और कोई चीज़, मैंने कहा एंजाइटी, ऑब्वियस है जब मुझे थायराइड है तो मुझे एंजाइटी भी है। उसके अलावा कोई इशू, मैं कहा हाँ थोड़ी सी माइनर से प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट का इशू हुआ था, वो भी शायद इसी की वजह से कि फेब की बात आ रही थी। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं तो मैंने डॉक्टर को बताया, लेकिन उसके साथ उसने मुझसे फ़ौरन पूछा कोई मेडिसिन ले रही है? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं ले रही। कहता है वेरी गुड, दवाइयाँ चाहिए थी आपको। यानी ये मेरा अपने आप की तरफ जो ध्यान नहीं है वो मेरी गलती है कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही। लेकिन उसके साथ ही मैंने उन्हें बताया, मैं मैं किसी एंटीबायोटिक पे नहीं हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं कोई बुखार की टैबलेट नहीं ले रही, नॉट इवन कि मैं कोई पेन किलर ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे तो उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी, और जब आपको तब वैक्सीन लगेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चंद एक चीज़ें मैंने आपसे ये बात इसलिए शेयर की, ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बात कह रही हूँ, अभी 14 अगस्त का दिन गुजरा और हमने बड़े जोशो खरोश से आज़ादी का दिन मनाया है, और अल्लाह करे हम इसी तरह हर साल आज़ादी का दिन मनाते रहे। लेकिन मेरा आप सबसे तब भी यही सवाल था, एक रिक्वेस्ट थी, और आज भी यही कहती हूँ, अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने प्यारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जाके वैक्सीन लगवाएं और प्रॉपरली मास्क वेयर करें, SOPs को फॉलो करें। यही हम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं है, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो प्लीज़ हमें वेंटिलेटर्स ख़रीद के दे दें। ये मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ जिनको ये लगता है कि शायद कोई वायरस नहीं है और ये कोई प्रोपेगेंडा है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ ये कर ले, और इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं मांगते। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा शादी के बारे में बात हो जाए, शादी औरत कब करती है और मर्द कब करता है? देखिए औरत की तो जब उसका अच्छा रिश्ता आता है जब हो जाती है। अच्छा दिस इज़ ऑब्वियस हमारे उसके अंदर। लेकिन मर्द जो है ना वो शादी उस वक़्त करता है, सबसे पहले तो मेरी डिग्री मिल जाए, मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और साथ ही फिर कोई अच्छी सी शरीके हयात के लिए खातून मिल जाए जो मेरे मेंटल लेवल से मैच करती है, जो कि कभी नहीं होता। नहीं डॉक्टर साहब, वो जवाब जो बीच में जो ब्रेक में था अच्छा। उसमें यह है कि शादी ज़िंदगी, मर्द और औरत की ज़िंदगी के अंदर वो वक्त है जब शादी हो जाती है तो औरत अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ देती है और मर्द शुरू कर देता है। थैंक यू सो मच एनी, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईयर, नोज एंड थ्रोट्स के लिए हम आपसे इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करेंगे, क्योंकि उस पर ज़रूर बात करनी है। आज कोरोना पे बात हुई और बहुत अच्छी, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हुई कि औरत शादी तब करती है जब वो अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदार हो जाती है, सोचना ही नहीं है जी उसके बारे में, और ये जिम्मेदारी किसी और पे डाल देनी। और मर्द बेचारा तब शादी करता है जब वो मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता है और सोचना शुरू करता है। तो यही हमारे रवैये और यही हमारे सेहत के भी रवैये हैं। ख़वातीन और मर्द शादी के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद कर देते हैं, ये बहुत हैरानकुन बात है। इसलिए आप देखते हैं माशाल्लाह बहुत फरबा हो जाते हैं, खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और आराम पसंद हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिए। इसी तरह हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ये छोटा सा लाइट प्रोग्राम हम करते हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद हम आपको थोड़ी सी अवेयरनेस, हंसी मजाक तक पहुंचा सकें। इसमें किसी की दिल आज़ारी करने का कोई मेरा मतलब नहीं था। मैंने स्टार्ट में इंट्रो में जो बात की वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की
कि प्लीज़ ये मत देखें कि माशरे में हो क्या रहा है, ये देखें कि हम कितनी एहतियात कर सकते हैं। ये वक्त वो नहीं है कि हम लोगों को जज करें और ये कहें कि हमारे मुल्क में ये होना चाहिए। ये वक्त है एहतियात करने का, ताकि हम अपनी बच्चियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और अपने बेटों को भी। तो प्लीज़ अपने बेटों की परवरिश अच्छे अंदाज में करें और अपनी बच्चियों को आने वाले वक्त के बारे में तैयार करते चले जाएँ। यही मैं कहूँगी, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ रहें और वैक्सीनेटेड हो जाएँ, सब पाकिस्तान वैक्सीनेटेड हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।